अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। आज ईद का तीसरा दिन है। जाती ईद की शाम भी आपको ईद मुबारक ही कहेंगे और हम अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं आपसे मुलाकात के लिए। सियासी लिहाज से बात की जाए तो ईद भी किसी तौर गर्मा गर्म ही गुजरी है, जिस पर हम आज बात भी यकीनन करेंगे। मगर सियासत पर बात करने से पहले ईद का आखिरी दिन है, शाम जाने को है, उसकी मुनासिबत से अपने पैनल से इन मेहमानों से, तज्जियाकारों से जरा इनकी ईद के बारे में जानते हैं। इन्होंने ईद के दिन कैसे गुजारे हैं, किसी को ईदी दी है या जेब बंद करके रखी है, क्योंकि मेरे तक तो किसी की ईदी पहुंची नहीं है, ना किसी को शायद याद रहा होगा। छुट्टी इतनी भरपूर मनाई गई है। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं अबसार आलम साहब, शहजाद चौधरी साहब, ईसा राना साहब यहाँ हैं, हसन निसार साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। शहजाद साहब, ईद तो गुजर ही गई किसी ना किसी तरह। लगता है आपको हम याद ना है, किसी ने हमें ईदी का नहीं पूछा। वैसे घर में भी ईदी दी या नहीं दी आपने? देखिए, घर से ईदी लेनी होती है मुझे, मैं देता नहीं हूँ ईदी। और वो आजकल का जो निज़ाम है जिसके तहत बैंक जो है वो मास्टर होता है और उस मास्टर को कंट्रोल करती है आपकी बेगम। तो बेगम से ईदी लेनी पड़ती है, बेगम को बताना पड़ता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे कुछ इतने पैसे दे दो। दूसरी बात, ईदी देने और लेने के दिन जो है वो असल में अब चले गए। बच्चे बाहर चले गए या दूर अपने अपने घरों में, और नवासे नवासियां भी सब उनके साथ, बेटियां मेरी माशाल्लाह से। तो इस दफ़ा एक बेटी हमारी जो थी, जो कि काफ़ी अरसे से नहीं आई थी, वो पहुंची हमारे साथ और पिछले कुछ देर से हमारे साथ है। तो माशाल्लाह उसकी वजह से रौनक। और हमारी ईद, वरना हमारी ईद सबसे मुश्किल दिन होता है मियाँ बीवी का ईद के दिन गुजारना, तो उस लिहाज से हमारी ईद बहुत ही अच्छी गुजारी आपने। फिर बहुत ही अच्छी गुजरी, अल्लाह का शुक्र। जबरदस्त। जी, शहजाद साहब तो कह रहे हैं वो बहुत सादा हैं, ईदी लेते हैं, देते नहीं। हसन साहब, और अब आप कहेंगे मैं महा सादा हूं, क्योंकि मैंने तो क्या देनी क्या लेनी मुझे पता ही नहीं, ईद कब आई और अब कब चली गई। देखिए, पहली बात तो ये है, जान के खुशी हुई कि शहजाद भाई भी मेरी तरह बहुत ही फिदवी किस्म के शौहर हैं। आई लव्ड इट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई ईद क्या है, जैसी होती थी वैसी है। मेरा दिन का पहला हिस्सा अपने बेटों के साथ कब्रिस्तानों में वालिदैन के पास हाज़िरी, फिर मेरे कुछ दोस्त हैं, इट इज़ स्कैटर्ड ऑब्वियसली, मतलब कोई मॉडल टाउन कब्रिस्तान में, कोई यहाँ PCSIR के। दूसरा हिस्सा गुजरता है मेरा सोसाइटी के अपने गार्ड्स, खाकरोबों और मालियों के साथ। तो अगेन दे आर ऑल्सो स्कैटर्ड। वी हैव अबाउट 6 गेट्स। मगर आपने ईदियां दी, फिर अगर यहाँ मिले तो ईदियां निकाली होंगी कहीं ना कहीं। नहीं, वो बिल्कुल हमारी ट्रेडिशन है। और ख़ास तौर पे मैं बच्चों को कहता हूँ कि तुम दो मेरे सामने, मेरे साथ होते हैं गाड़ी में, तो वो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। अच्छा, दिन का तीसरा हिस्सा फैमिली और फिर फ्रेंड्स मेरे अपने ख़ास तरह के जो होते हैं। वो शहजाद भाई मुस्कुराए हैं थोड़ा सा, उनको बात समझ आई है, बाकी नहीं। उन्होंने मिस कर दी ईद आपके साथ गुजारनी। चले नहीं, मैंने कहा ना, मेरे ख़ास तरह के जो फ्रेंड्स होते हैं उसके बाद। जी, ठीक है जी। अब सार साहब, आपने भी कोई ईदी दी या ईदी वसूल किया? लग मुझे ये रहा है मेरा पूरा पैनल ईदी वसूल करता है, देता नहीं है। वो जो दोनों आपके पैनल के जो सीनियर मुअज़्ज़िज़ अरकान ने बात की है, उस पे मैं ये कह रहा हूँ, इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, कि ईदी लेने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। तो मेरी किस्मत में ऐसी सादगी नहीं, मैं बहुत देता हूँ। पहली ईद है जी, मैं बहुत देता हूँ। तो मेरी बच्चों को साथ रख। मेरी किस्मत पहली दफा ये ईद है जिस पे मुझे ईदी नहीं मिली कहीं से भी। और उस पे दोहरा, आप समझ लें, मैं इसको क्या कहूँ, दोहरा जुल्म तो नहीं कह सकता कि, लेकिन दोहरा काम ये हुआ कि 6 साल बाद मेरी ज़ाती जो तनख्वाह थी वो आई, थैंक्स टू समा। तो हर कोई कह रहा था ईदी दें जी, पहली आपकी ये ईद है जॉब दोबारा शुरू होने के बाद। तो मुझे पहले से भी ज़्यादा ईदियाँ देनी पड़ी और बहुत ज़्यादा देनी पड़ी। तो मेरी तनख्वाह तो सारी ईदियों में चली गई है। इसलिए आयशा, आपसे दरख्वास्त है कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। महंगाई बहुत हो गई है, हम सब महंगाई का रोना रोते हैं। तो इसलिए आप, बल्कि आपको मैं खाली ईद मुबारक कह देता हूं। पांव फैलाने चाहिए भाई। यहाँ देखिए, आज तो छिक्का मारा आयशा ने भाई। देखते
वाह, नहीं ठीक है, वो बाजी ले गई आयशा। ठीक है, लेकिन हम दिल वाले हैं तो हम दे देते हैं, ज्यादा नहीं देखते, पाँव फैला देते हैं बस। नहीं, अच्छा तो किया आपने, ईदी दी है, थोड़ी कुर्बानी दी है, फिर थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, हाथ थोड़ा तंग गुजरेगा। इसार साहब को शामिल करते हैं। इसार साहब ने कैसी ईद गुजारी है? तो जी अच्छा हैं तो इसार साहब लाहौर में, और हमारी मुलाकात भी रही है, मगर जेब इन्होंने ढीली बिल्कुल नहीं की ना ईद दी है। बैठते यहीं पास हैं, ईद ही नहीं देते। देखें बात ये अल्हम्दुलिल्लाह घर में दे दी थी, पहले ये बता दें। मैं वहीं से स्टार्ट लूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर का वाहिद एटीएम हूँ, और ये एटीएम जो है मेरी बेगम के हाथ में होता है। और ये कि लेकिन चांद रात से मेरी ईद शुरू हो जाती है, जब बच्चे जबरदस्ती पैसे मांगते हैं। उन्हें जो हर साल इस बात पे लड़ाई होती है कि नहीं मैंने इतने देने, तो कहते नहीं हमने इतने लेने। तो वो एक लड़ाई के बाद वो उनको भेजा जाता है। बच्चे बेहतरीन डील कर पाते हैं या आपकी डील? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे डीलर हैं। और उनमें सब में इसाकदार साहब वाली खूबियां मौजूद हैं कि वो मेरी जेब से मैं जितना मर्जी इनकार करूं। नहीं, पर वो तो IMF के सामने अभी तक कोई कामयाब नहीं हुए। नहीं, वो नहीं हुए ना। मेरे बच्चे इसीलिए इसाकदार से बेहतर है कि वो निकलवा लिए उन्होंने। तो वो पैसे निकलवा लेते। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मेरे घर में कोई 70-80 मेरे पूरे खानदान के, मेरे बड़े भाई की फैमिली, बहन की फैमिली, उनके बच्चे, पोते पोतियां, ये सब होंगे। और मेरी बेगम ने वो 10-10 के नोट अलहदा, 50 के अलहदा, 100 के रखे हुए, जो हमने 10-10 के ले लेते हैं, वो जो बहुत छोटे हैं, जिनको 10 रुपए का और 100 रुपए में फर्क नहीं है ना। अच्छा। अब हम फिर बाद में बैठते हैं और फिर उसके बाद सबको हम वो हिस्सा बकदर जुस्सा देते हैं। और मैं फील करता हूँ इस बात को कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वो रवायतों के अमीन हैं जो कई सदियों से चल रही हैं, और हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और खुशी होती है, सामने वाले का मुझे पता था ये बहुत पैसे वाला है, लेकिन वो मुझसे 500 रुपए लेके बहुत खुश होता है, ना देने के बहाने। तो बाकी आपकी जो ईदी वाला मामला है, ये 3 दिन से आपके मेरे मुज़ाकरा चल रहे हैं, लगता है कामयाबी। ईद गुजर गई, अब आपने यही करते रहना, कामयाबी होगी इंशाल्लाह। चलें जी, ये तो ठीक है, ईद कैसी गुजरी, और पाकिस्तान में हर रोज ही कोई ना कोई छोटा बड़ा सियासी इवेंट होता रहता है। अमूमी तौर पर जो ईद की छुट्टियां होती हैं उसमें हम भी सोचते हैं अगर उसमें आगे पीछे कहीं शो आ गया तो किस तरह किया जाएगा। सियासी सरगर्मियां जो होती हैं कदरे खुश्क होती हैं, सर्द होती, खबर नहीं मिलती। मगर पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात के बायस इस मर्तबा ईद के दिनों में भी सियासतदान सियासी दावपेच ही आजमाते रहे हैं। ईद के तहनीती पैगामात के साथ साथ सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी जारी रहा है। ऐसे में इमरान खान हो, खबर ना आए, वो बात ना करें, खामोश रह जाएं, कैसे मुमकिन है। गुज़िश्ता रोज उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ऐसी बातें कही जिनसे सियासी दर्जा हरारत फिर से तेज हो गया है। इमरान खान के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ऐसे झूठ बोले जो कभी नहीं सुने थे। इमरान खान ने तो यह भी दावा किया है कि जब उनकी हुकूमत गिराई गई तो उस वक्त पता चला कि जनरल बाजवा झूठ बोलते रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने सदर आरिफ अलवी के साथ जनरल बाजवा से मुलाकात की। जनरल बाजवा ने कहा कि आप असेंबलियां तहलील कर दें तो इंतखाबात करवा देंगे, जिस पर हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें गिरा दी। इमरान खान ने बताया कि उन्होंने बाजवा से पूछा क्या शहबाज शरीफ को लाने का सोचा जा रहा है, जिसके जवाब में कमर जावेद बाजवा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि शरीफ बरादरान उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इमरान खान के मुताबिक उन्होंने जनरल बाजवा को यह ऑफर भी की कि अगर सियासी मुखालिफिन उनको एक्सटेंशन की ऑफर दे रहे हैं तो हम भी आपको ये ऑफर कर देते हैं। इमरान खान ने बताया कि बाजवा झूठ बोलते थे कि वो तौसी नहीं चाहते। कमर बाजवा ने बहुत पहले अमेरिका के साथ तौसी के लिए लॉबिंग शुरू कर दी थी और इस मकसद के लिए जनरल बाजवा भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते थे। इमरान खान से सवाल भी पूछा गया कि क्या शहबाज शरीफ 25 मई को इस्तीफा देने वाले थे। उन्होंने तकरीर भी तैयार कर ली थी, मगर इमरान खान 25 मई को लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आ गए। इस सवाल पर इमरान खान ने कहा कि उन्होंने तो 1 मई 2022 को ऐलान किया था कि वो 20 दिन बाद मार्च करेंगे। इमरान खान ने मार्च के हवाले से मुबहम बातें तो की, मगर उन्होंने 25 मई के लॉन्ग मार्च का हतमी ऐलान 22 मई को किया था और गुज़िश्ता साल के अखबार ये साबित करते हैं। गुज़िश्ता रोज के इंटरव्यू में इमरान खान ने दावा किया कि 14 मई को इलेक्शन की तारीख से भागने नहीं देंगे। अगर ये कहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे तो उस वक्त फिर कोई बहाना करेंगे, ये हमें ट्रैप करना चाहते हैं। इमरान खान ने पेशकश भी की कि पीडीएम मई में असेंबली तोड़कर जून जुलाई में इलेक्शन की बात करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब इमरान खान जिन्हें गद्दार कहते रहे और ये भी कहते रहे कि उन्हें पता चल गया था उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, और ये भी उन्होंने एक डिजिटल मीडिया पे एक इंटरव्यू में कहा कि मैं समझ गया था और मैंने सीख लिया कि भरोसा नहीं करना।
उसके बाद भी गुज़िश्ता साल मार्च के बाद भी अगस्त की ऐवान सदर में मुलाकातें, उनका स्टेटस, प्रेसिडेंसी का रोल और फिर इस साल जनवरी में आकर असेंबलियां तोड़ देना बहुत से सवालात खड़े कर रहा है कि आखिर मामलात कैसे हल किए जा रहे थे। क्या इमरान खान वाकई एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो चुके थे? और फिर एक और अहम सवाल कि क्या वाकई अगर जनरल बाजवा ने कहा था कि असेंबलियां तोड़ दें तो इमरान खान को यकीन दहानियां क्या दी गई थी जिस पर उन्होंने आज इस साल जनवरी में असेंबलियां तोड़ी? सवाल आप सबके सामने रखेंगे इसी पूरी सिचुएशन के ऊपर जिसमें बहुत से तजादात हैं। अमेरिका के कहने पर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराई, जनरल बाजवा के कहने पर हमने असेंबलियां तोड़ दी। क्या इमरान खान इतने ही मासूम है? हसन निसार साहब। देखें आयशा, देयर इज अ वेरी थिन लाइन। मासूमियत और सादगी के दरमियान बहुत ही बारीक लकीर होती है। दूसरी बात मैं अर्ज करूं, बाजवा साहब रिटायर हो चुके हैं, उनके बारे में बात किसी भी किस्म की करना मुझे वो ग्रेसफुल नहीं लगता, मुझे प्रॉपर नहीं लगता। और यूं भी लड़ाई के बाद याद आने वाला मौका वो आपका अपना चेहरा डिजर्व करता है। आखिरी बात, रात गई बात गई, और माजी एक ऐसी चीज है जिसे कुदरत भी तब्दील नहीं कर सकती। अब इसमें से क्या निकालना है? एक बंदा जब है उधर तब बात करो, खुल के करो, जाने के बाद नहीं, सच है झूठ है, नो, बायगॉन इज बायगॉन। मुझे तो जेब ही नहीं देता, मैंने कभी एक जुमला नहीं बोला गैर जिम्मेदाराना बाजवा साहब के बारे में। तब करो बात जब चल रही है। इमरान खान साहब क्या निकालना चाह रहे हैं इसमें से? या तो इमरान खान से पूछें, मैं उनका को कंसल्टेंट हूँ, एडवाइजर हूँ। नहीं, मैंने तो राय एनालिसिस ले रही हूँ ना सर, चले उनसे मुलाकात हुई तो पूछेंगे। लेकिन एक बात की उन्होंने तारीफ की है, वो कहते हैं कि जनरल बाजवा को तौसी ना देकर, और ये वो एक से जायद बार बात कह चुके हैं, नवाज शरीफ ने अच्छा काम किया, क्योंकि अभी भी एक तौसी की बात चल रही थी पिछले साल भी। इमरान खान खुद बतौर वजीर आजम भी तौसी दे चुके और वज़ीरत उज़्मा से हटने के बाद भी वो चाहते थे कि अगला इलेक्शन होने तक चाहे बाजवा साहब स्टे करें, उतना एक्सटेंशन मिल जाए। क्या इमरान खान नवाज शरीफ की सियासी पुख्तगी और अपनी सियासी नापुख्तगी का एतराफ खुद अपने लफ्जों में कर रहे हैं? इट डिपेंड्स द वे यू वांट टू इंटरप्रेट, उसमें तो कोई बात नहीं है। रोको मत जाने दो के 3 मतलब हैं। रोको के बाद पॉज दे लो, कुछ और मतलब है। रोको मत, पॉज दे लो, एक और मतलब है। इसलिए वो छोड़ें, आप इस तरह की बातों को इंटरप्रेट करना जो है, छोड़ कैसे सकते हैं? 22-23 करोड़ की आवाम का एक बंदे को वजीर आजम बनना है और वो चाहता है कि मैं वजारत उज़्मा संभालूं, मगर वो हर दिन और हर महीने एक नया बयान दे, एक गैर जनरल के बारे में बयानात हो, पिछले साल से वो गद्दार कहते हो और आज तक गुफ्तगू करते हो, मगर उन्हीं के पास बैकडोर वो बातें भी करते हो, प्लानिंग भी करते हो, जाने कैसे दे सकते हैं? एक मिनट यार, बात सुने। आपका तो वो भी वजीर आजम रह गया जो उसके बाद पाकिस्तान में घुसने के काबिल नहीं है। कैसा जोकर यहां वजीर आजम नहीं रह गया जो पूछता है मुनीर नियाजी कौन है। खुदा का खौफ करें, ये क्या बात है? वो तो फिर एक ही एज अ हिस्ट्री। इमरान जैसी तारीख तो किसी का बैकग्राउंड तो है ही नहीं इस मुल्क की तारीख में, तो यहां तो वो चपड़ के नाती है कि मुनीर नियाजी कौन है। वो रह गए 3 दफा वजीर आजम। शौकत अजीज घुस सकता है यहां, काउंसलर नहीं इलेक्ट हो सकता। तो ये आपने क्या बात अजीबो गरीब सी निकाली। आई चुंदरी कर 3 महीने वजीर आजम रहा, उसके नाम पे सड़क, तारीख का बेड़ागर कर दिया। आप इस तरह के लोग हो। वी आर अ बंच ऑफ जोकर्स। बस फिर बात याद आ गई अबसार आलम साहब की। पहले हाथियों के आगे, अब लैंड क्रूजरों के आगे बंगड़े। अब मैं क्या कहूंगी, इमरान खान इतने ही मासूम है? मासूम कह दे, क्या बातें कर रहे हैं? मैंने कहा गुस्सा नहीं, मासूमियत में और सादगी में एक थिन लाइन होती है। और 70 साल मासूम नहीं होता। यार अकल को हाथ मारे, मासूम नहीं होता, सादा हो। कमाल है वैसे, आप भी जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ना इस वक्त, कमाल है वैसे। मैं अबसार साहब की तरफ जाती हूँ फिर। ठीक है अबसार साहब, आपके ख्याल में इमरान खान साहब खुद ये कहते रहे कि अमेरिका से लॉबी करने वाले हैं जनरल बाजवा, करप्शन को बुराई ना समझने वाले हैं जनरल बाजवा, करप्ट लोगों को इख्तिदार में लाने वाले हैं जनरल बाजवा, और अपना इख्तिदार बचाने के लिए उनको एक्सटेंशन ऑफर कर रहे हैं, इख्तिदार में आने के लिए इलेक्शन उनसे मांग रहे हैं, बैकडोर तमाम मामलात उनसे हल कर रहे हैं, मगर फिर इंटरव्यूज में सामने बैठ के कहते हैं कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूं और अब मैंने सीख लिया है और अब मैं आइंदा से। वो इतने ही मासूम है, इतने ही सादा है। हाय उस जूत पशेमा का पशेमा होना
क्या कह सकता हूँ मैं इस पे। एक 72 साल का लीडर, देखिए हमने मैनेजमेंट में ये सीखा और जितनी भी मैनेजमेंट की, जिस लेवल की भी की, कि ना सिर्फ अपनी गलती को तस्लीम करना पड़ता है खड़े होके, अगर आपने लीडर बनना है या कमांडर बनना है या किसी इदारे का सरबराह बनना है या मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है या पार्टी का सरबराह होना है, बल्कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं आपने उनकी गलतियों का बोझ भी उठाना होता है, क्योंकि बक स्टॉप्स एट योर टेबल, बक स्टॉप्स एट इमरान खान टेबल, आप जो मर्जी कहें। और 72 साल की उम्र में ये गलतियां कह के 4 साल वजारत उज़्मा के झूठे लेने के बाद अगली वजारत उज़्मा के लिए कोशिश करते हुए कभी किसी पे इल्ज़ाम लगा देना, कभी किसी पे इल्ज़ाम लगा देना। आपको पता है मेरे जनरल कमर बाजवा के बारे में क्या ख्याल आते हैं, और इमरान खान साहब तो ये कहते रहे हैं, ताने देते रहे हैं पिछले वज़राए आज़म को कि मेरा आर्मी चीफ, मेरा DGISI मुझे आके कुछ कहे तो मैं उसे घर ना भिजवा दूं या मैं इस्तीफ़ा ना दे दूं। तो क्यों नहीं दिया इस्तीफा, क्यों नहीं घर भिजवाया जब वो इन पे इस तरह आके दबाव डालते थे। और ये कैसी, ये मैं इसको मुझे नहीं समझ आती, आप शायद बेहतर समझते हो या दूसरे लोग, कि बुज़दिली है या मुनाफकत है कि आप एक तरफ तो उनके खिलाफ मीर जाफ़र, मीर सादिक का ट्रेंड चलाया आपने, वजारत उज़्मा के दौरान ही आपने गद्दार करार दे दिया। आप उस वक्त वज़ीर आज़म थे जब इस्लामाबाद में जलसा हुआ है उसमें, और फिर आप उसके 3.5 महीने बाद वो आके आपको कहते हैं कि आप पंजाब और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दें तो पूरे मुल्क में इंतखाबात करवा देंगे, और आप ये बात उनकी मान जाते हैं और आप वो असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, और आपके लिए फिर अदलिया आपके साथ आके खड़ी हो जाती है इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए जिसका मशवरा आपको जनरल बाजवा ने दिया है, जो कि मीर जाफ़र है, जो कि मीर सादिक है, जो कि अमरीकियों के कहने पर आपके खिलाफ साजिश कर चुका है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो साजिश, उससे भी घिनौनी बात ये की कि बाजवा साहब यहाँ से साजिश लेके गए थे अमेरिका, और वहाँ जाके हुसैन हक्कानी को कन्विंस किया, जिसने डोनाल्ड लू को कन्विंस किया, जिसने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस किया, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर लेटर लिखवाया, साइफर लिखवाया, जो यहाँ पे आया, जो जलसे में लहराया। ये इतनी कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं एक बड़े लीडर में, ये मुनासिब भी नहीं है, और इस पे यकीन भी नहीं आता कि ये बातें सारी सच है। झूठ है, बहुत सारा झूठ है इन तमाम बातों में, और सच क्या है, कितना है, इसका फैसला करना इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जनरल बाजवा अलग से अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, जनरल फैज़ अलग से सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, इमरान खान अलग से सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं। देखें, वो कहते हैं ना कि विक्ट्री हैज़ मैनी फादर्स एंड डिफीट इज़ ऑर्फन, वही मुझे तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि इस वक्त हालात इतने खराब हो चुके हैं, गंद इतना पड़ चुका है कि कोई भी जिम्मेदारी लेने पे तैयार नहीं है, और यही बुज़दिली की निशानी है। वरना जो बहादुर लीडर होता है वो खड़ा कहता है ठीक है जी, मेरे सबऑर्डिनेट ने भी गलती की है, मैं जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैं लीडर था। और जो इमरान खान साहब दावा भी करते तो मैं नहीं समझता कि वो उनको बरी जुम्मा करार दिया जा सकता है। और ये बहुत ही एक दोगली पॉलिसी है कि आप जिस शख्स को गालियां निकाल रहे हैं जलसों में, आप अच्छा देखें, आप ये सोचे कि सदर ममलकत, मुल्क का सदर बैठा है वहां पे, मुल्क का आर्मी चीफ बैठा है, सिटिंग है दोनों, और साबिक वजीर आजम सिर्फ जिसको 3 महीने हुए हैं वजारत उस्मान से गए हुए, उनके दरमियान ये बात होती है कि आप 2 असेंबलियां तोड़ दें तो आपको इंतखाबात नए मिल जाएंगे। अब ये कोई छोटी बात नया मामला खुल गया ना कि असेंबलियां किसके कहने पे तोड़ी गई। पहले था इमरान खान के कहने पे तोड़ी गई, इमरान खान से भी ऊपर कोई आ गया जिसके कहने पे तोड़ी गई। एग्जैक्टली अब आप मुझे बताएं, अब आप सोचे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक बात कही थी जो 4-3 का डिसीजन आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि असेंबलियां तोड़ने की वजूहात क्या हैं। तो अगर वजूहात आप एक आर्मी चीफ के कहने पे असेंबलियां तोड़ रहे हैं तो सियासत में मुदाखलत तो होगी ना आर्मी चीफ की तरफ से भी, और आपने वो मुदाखलत करवाई भी। बड़ा ये वैलिड पॉइंट है, शायद आने वाले दिनों में भी डिस्कस हो कि असेंबलियां तोड़ने का मामला आया ऐवान सदर में तय पाया था, किस तरह तोड़नी है, तोड़ी तो फिर 5 माह बाद गई। मगर एक बात है कि इस पैगाम या इंटरव्यू के बाद खुद पीटीआई की जानिब से कहा गया कि ये नहीं कहा गया, वो कहा गया, ऐसे नहीं कहा गया, दरअसल वैसे कहा गया। मगर शहजाद साहब, ये अभी ऊपर बात हुई कि सब अपनी अपनी सफाइयां दे रहे हैं, चंद माह पहले तक की सफा तो एक था। कहा जा सकता है इमरान खान इतने ही सादा हैं या वाकई सियासी यतीम हो गए? देखिए, बयानिया जो होता है ना, बयानिया खुद से अपने तौर पे जब जन्म लेता है तो उसमें सदाकत होती है। जब बयानिया बनाया जाता है, बयानिया क्या होता है? नरेशन, नैरेटिव। नरेशन होता है कहानी बुनना, कहानी सुनाना, कहानी बुन के सुनाई जाती है। तो जब आपको कहानी बुन के सुनानी पड़े तो वो कहानी होती है, उसके अंदर सदाकत कम रह जाती है।
तो किसी ना किसी चीज को जब बयानिए की बात की जाती है, नैरेटिव, और उसमें वो कमाल दर्जा रखते हैं इमरान खान साहब, वो नैरेटिव जब बिल्ड करते हैं तो नैरेटिव अपना फिर सेल करते हैं अपने लोगों को, जो उनको सुन रहे होते हैं, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं। देखिए दोनों चीजें फैक्चुअली गलत हैं। इमरान खान साहब अमेरिका के ऊपर पहले उन्होंने इसका इल्जाम लगाया, अमेरिका अफगानिस्तान से जाने के बाद पाकिस्तान को भी एक तरह से खुदा हाफिज कर बैठा था। अब उसका कोई इंटरेस्ट रह नहीं गया था, छोड़ दें उस चीज को कि उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे अड्डे चाहिए या नहीं चाहिए और एब्सोल्युटली नॉट हो गया, वो एक दूसरी बात थी। लेकिन अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब करने के अंदर इमरान खान साहब बिल्कुल पेश थे। उन्होंने जब अपनी नाकामियां अंदर की जो थी, याद रखें जब भी सियासी लीडरान अंदर फेल होते हैं मुल्क के अंदर, तो वो फिर बाहर के दौरे ज्यादा शुरू कर देते हैं, फॉरेन पॉलिसी की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई बहाना ऐसा गढ़ते हैं जिसकी वजह से लोगों की नजर बाहर जाए, अंदर के मसाइल से हट जाए। यही कुछ उन्होंने किया। जब रूस गए, ये उसी की एक कंटिन्यूटी थी। जब उन्होंने अमेरिका को एक इल्जाम दिया, ये उसी की कंटिन्यूटी थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैंने असेंबलियां तोड़ी किसी के कहने के ऊपर। असेंबलियां आपने एक फौजी के कहने पे तोड़ी? सियासी दिमाग तो आपका है, फौजी तो एक आम सी नॉर्मल सी ज़हन रखने वाले लोग हैं। आपने एक फौजी, चाहे वो जर्नैली क्यों ना हो, फौजी तो फौजी होता है, उसके कहने के ऊपर आपने एक सियासी फैसला कर लिया। तो मुझे तो आपसे तो कतर कलामी की माजरत, वो आर्मी चीफ चले गए आखिर नवंबर में और असेंबलियां तोड़ी जा रही हैं मिड जनवरी में जाके। एग्जैक्टली इसके बाद क्या गारंटीज थी? इसलिए मैं कहता हूं कि ये नरेशन है, ये नैरेटिव बिल्डिंग है, ये बयानिया बुना जा रहा है, कहानी बुनी जा रही है और कहानी बुनने के बाद सुनाई जा रही है। अब दूसरी बात है, इमरान खान साहब की जो बात होती है वो दुनिया फौरन मान लेती है। अब ये उनको क्या मलका हासिल है इसके अंदर। अलबत्ता मुझे एक बात कहने दीजिए जरूर, फॉरेन पॉलिसी के बारे में कहना भूल गया पहले। जनरल बाजवा को इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काफी तहफ्फुज़ात थे और वो ये समझते थे कि इमरान खान साहब के इनर सैंक्टम के अंदर, इनर सैंक्टम जो उनका अपना अंदरूनी जो टीम है, उसके अंदर एक या दो ऐसी आवाजें हैं जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, पाकिस्तान के लिए, जनरल बाजवा के लिए नहीं। जनरल बाजवा को अगर चाहिए होती एक्सटेंशन तो जब आ गई थी PMLN की हुकूमत उस वक्त ले लेते अगर उनकी एक्सटेंशन की बारी थी। ख्वाजा आसिफ का बयान है कि हरगिज उन्होंने ना कभी ऐसा कोई इंडिकेट किया, ना ही कोई ऐसी चीज कभी डिस्कस हुई। इसलिए मेरा ख्याल है कि कहानियां बुनने की जो बात है वो आगे चल पड़ती है। तो बहरहाल इमरान खान साहब कुछ भी कह दें, देखिए कल को कह दें कि सूरज मगरिब से निकलता है तो मैं और आप कौन होते हैं सकते हैं वो। लेकिन मुझे ये बताइए, अल्लाह रहम करे तो क्या वो सादा, आप उनको सादा कहेंगे? नहीं, आप सुनिए, उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग उनकी बात मानने को तैयार हैं और आपको मानना पड़ता है, और अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको मनवा दिया जाएगा। ये है हमारा इस वक्त का जो डायलेमा है ना, वो हम हकायक को ऐसे मोड़ तोड़ के पेश कर रहे हैं इस सियासी पस मंजर के अंदर कि बदकिस्मती से सच पीछे रह गया है, झूठ बहुत आगे जा चुका है। तो ये है हमारा इस वक्त बड़े वैलिड दुरुस्त, बड़े वैलिड पॉइंट उठाए। एक तो कहानी बुनी जा रही, बाकी अगर अपने गिर्द ऐसा जाल बुन रहे हैं तो निकलेंगे कैसे? दूसरे सच और झूठ की बात की मुझे लेनी है ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे ईसा राना साहब के साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जिस सवाल पर हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले, अमेरिका के कहने पर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराई, जनरल बाजवा के कहने पर हमने असेंबलियां तोड़ दी, क्या इमरान खान इतने ही मासूम हैं? ईसा राना साहब, डायलेमा की बात हो रही थी, सियासत में जो बयानियां हैं वो हकाइक से बहुत दूर हैं। सच का एक ही रंग होता है, एक ही रुख होता है और एक ही जाविया होता है, मगर ना झूठ का एक रंग होता है, ना रुख होता है, जाविया होता है। गलत की कही गई बात को बार बार मुख्तलिफ अंदाज में जब दोहराना पड़े तो उसका रंग, रुख और जाविया बदल जाता है। इमरान खान वाकई मासूम है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और अभी बयानिया के ऊपर चोई साहब ने बहुत तफसील से बात की कि बयानिया बिल्ड कैसे होता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बाजवा साहब है ना, वो इन तमाम सियासतदानों की नानी है। अच्छा। इमरान खान उनके कहने पे असेंबलियां तोड़ देते हैं, मुस्लिम लीग नून उनके कहने पे जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाती है, उनके कहने पे अदम एतमाद भी ले आती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो नून लीग हो, वो PTI हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो सारे ही बाजवा साहब के गिर्द ना तवाफ कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि 1080 आगे करना की है। अब वो जो क्लिप जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे बाजवा साहब ने भी कहा
उस क्लिप का कोई मतलब हमारे पास सबूत नहीं है कि वाकई कहा भी है नहीं कहा, ये एक नैरेटिव है। इंटरव्यू सुना हमने, इमरान साहब ने कहा। जी। लेकिन हमने तो अपने कानों से सुना है कि मरियम साहिबा ने कहा कि आप असेंबलियां तोड़ दे, इलेक्शन करा देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा आप असेंबलियां तोड़ दे, हम इलेक्शन करा देंगे। तो कभी उनको ट्रस्ट नहीं करते, बतौर वजीर आजम बैठने को कभी तैयार नहीं हुए। ठीक है, मैं तो उस क्लिप की बात कर रहा हूँ, जो जिस क्लिप, वो जो पूरा क्लिप मैंने बार बार सुना है ना, उसमें पहले उन्होंने कहा कि जी ये कहते थे, मरियम कहती थी। कौन है इमरान खान? उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनकी प्रेजेंस को समझते हैं, पॉलिटिकल वैल्यू देते हैं। असेंबलियां तोड़ने के हवाले से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि ये भी कह रहे थे। बाजवा ने भी मुझे ऐसे कहा। मासूम है इमरान खान बहुत। नहीं, अभी मेरी पूरी बात होने दें। देखें, बाजवा साहब से मिले इमरान खान अगस्त में, ठीक है, असेंबलियां तोड़ी जनवरी में, 5 महीने बाद। अगर वो इतने ही बाजवा साहब के कहने वाले थे तो अगले महीने तोड़ देते। 5 महीने जो नहीं तोड़ी और बाजवा साहब के जाने के बाद तोड़ी। अगर बाजवा साहब का इतना ही भार था उनपे तो फौरी तोड़ देते। बिल्कुल दुरुस्त। और अगर उन्होंने नहीं तोड़ी तो इसका मतलब उनपे भार नहीं था। तो अब कहने का क्या मकसद है? कहने का मकसद ये है कि इमरान खान वो एक सियासतदान है, वो जब चाहे मीडिया को लाल बत्ती के पीछे लगा देते हैं। लाल बत्ती के पीछे, ट्रक के पीछे लग जाता है पूरा मीडिया और उसके पीछे भागना शुरू हो जाता है और आखिर में कहते हैं खोदा पहाड़ निकले, कुछ भी नहीं। और निकले भी तो वो मरा हुआ चूहा निकलता है। 10 साल बाद यही खड़ा है मीडिया, 10 साल पहले कहानी नहीं, मीडिया 10 साल। शहजाद साहब ने बात की है कि कहानियां बुनी जा रही है। मकड़ी का जाल देखे ना, बुना जाता है तो उसके अंदर कोई चीज आ जाए, मक्खी मच्छर निकल नहीं सकता वो। देखिए वो बिल्कुल, या वो अपने इर्द गिर्द जाल बुन रहे हैं, वो झूठ का नहीं, झूठ का जाल नहीं बुन रहे, वो अपनी एक पॉलिटिक्स का एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, का जाल, ठीक है ना। देखे ना, जो एक्सटेंशन की बात है ना, अगर इमरान खान एक्सटेंशन की कहते रहे तो नवाज शरीफ साहब ने भी लंदन से अपनी पार्टी को फोन करके कहा कि आप एक्सटेंशन का वोट दें बाजवा साहब को। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। और जमात ने लग के लाइन में, और फिर सब ने लग के लाइन पे और बाकायदा दिखाया कि देखे जी मैंने आपको वोट दिया था। तो बात यह कि इमरान खान जो कह रहे हैं, और मरियम भी तो यही कहती है कि हम बाजवा साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया और ऐसा कर दिया। इमरान भी वो कहते हैं ये वाहिद चीज है जिसके ऊपर ये एक पेज पे है। उन्हें ये पता है कि बाजवा साहब अब रिटर्न में हमारा कुछ नहीं कर सकते। वो ठीक है, वो अपने दोस्तों से इधर उधर बात करके कोई थोड़ी सी निकलवा देते हैं चीज, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी सियासत की औकात इतनी है कि वो पीटीआई हो, वो नून लीग हो, वो बाजवा ही है। बाजवा के कहने पे जज लगा दें, बाजवा के कहने पे असेंबलियां तोड़ दें, बाजवा के कहने पे आप ये कर दें, बाजवा के कहने पे ये कर दें, तो आपकी जमहूरियत और आपकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग कहां गई? इसका मतलब है कि आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। तलाश करते हैं अपने अगले इशू में इस पॉलिटिकल स्टैंडिंग को। आपने इस मौजू पे गुफ्तगू सुन ली हमारे मेहमानों की। आगे बढ़ते हैं अगले मामले की तरफ। ऑडियो लीक पे एक काम रहा, यानी कि पिछले कुछ अरसे में जो हम देख रहे हैं, एक के बाद एक ये मामला सामने आता है जिसका कोई हतमी नतीजा नहीं होता। मुल्क में मुबैना ऑडियो लीक्स का गैर अखलाकी सिलसिला ताहाल जारी है। इस मरतबा लीक होने वाली ऑडियो मुबैना तौर पर मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास और ख्वाजा तारिक रहीम की बेगम के दरमियान की गुफ्तगू है, जिसमें वो इलेक्शन जल्द अज जल्द होने और मार्शल लॉ लगने से मुतालिक गुफ्तगू करती सुनाई दे रही है। मुबैना ऑडियो पर हुकूमत की जानिब से शदीद तनकीद की गई है। मरियम नवाज कहती हैं कि जहां फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात और सास की पसंद नापसंद पर हो रहे हों, वहां फितना और इंतशार ही होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि घरेलू खवातीन जब लोगों को गद्दारी के लिए उकसाएंगी तो फिर चीजें कैसे आगे जाएंगी। ऐसी गुफ्तगू को घरेलू गुफ्तगू नहीं कहा जा सकता, इस पर सुओ मोटो लेना चाहिए। जबकि फवाद चौधरी ने कहा है कि जब वजीर आजम हाउस की ऑडियोज लीक की गई तो हमने सुप्रीम कोर्ट से बार बार दरखास्त की कि ये मामला देखें, ये तबाहकुन है। हमारी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगी। अब जजेस, सियासतदानों, सरकारी मुलाजमीन और घरेलू खवातीन तक इसका शिकार हैं और कर कोई कुछ नहीं सकता। हमारा मौजू ये ऑडियो लीक नहीं है बल्कि ऑडियो लीक करने वाले हैं जो गैर कानूनी तौर पर किसी की भी ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने मफाद के मुताबिक लीक कर देते हैं। इस ऑडियो लीक से अब कोई भी महफूज नहीं है। हम बजाते खुद फोन पर किसी से भी बात करते हुए अपने जाती नजरियात, पसंद नापसंद पर बात कर सकते हैं। ये जमहूरी हक है, सबका बुनियादी हक है और किसी को हक नहीं ये ऑडियो सुने, इन ऑडियोज को गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड करे या गैर कानूनी तौर पर लीक करे। ताहम इमरान खान वजीर आजम होते हुए ऑडियो टैपिंग के हामी रहे हैं, मगर जब से उनकी निजी ऑडियोज लीक हुई हैं वो मुखालिफ हो गए हैं। आखिर हम क्यों आग के अपने घर तक पहुंचने का इंतजार करते हैं? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी इस सेगमेंट में। सवाल आप सबके लिए इस तरह से, मुबैना ऑडियो लीक्स का सिलसिला घरेलू खवातीन तक जा पहुंचा, गैर कानूनी ऑडियो लीक्स करने वालों को कैसे रोका जाए? हसन निसार साहब। आशा, बदसूरती और बदबू को रोकने का कोई तरीका सवाए इसके कि आप आंखें बंद कर लें और कानों में उंगलियां ठोंस लें,
जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि जी कौन किसकी सास है तो कौन किसकी बेगम है या वट एवर इट वॉज, मैंने तो अखबारों में देखा है, आपसे अभी सुना है और आधा मुझे भूल भी गया है। तो भाई किसी की सास या माँ या बीवी होने के अलावा कोई इंसान भी होता है, बिल्कुल, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, उसकी एक राय है मुल्की मामलात में, तो कौन सी तोप है। और जो लोग आप जो कह रहे थे ना कि लोगों का कोई अपने मुफाद के लिए फलाना, मेरा ख्याल है कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ देयर असाइनमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी। एजेंसीज वगैरह के लोग होते होंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर जॉब, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, व्हाई नॉट। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस फलाने की सास फलाने की, वो अकल करो भाई, बंदे की एक जाती राय हो सकती है। माय फादर वाज अगेंस्ट भुट्टो, ही नेवर लाइक्ड हिम, वो कहते क्या है ये बदतमीज आदमी है और ये है और वो है फलाना है। उन्होंने पता नहीं कोई किरमानी क्या नहीं कोई इस तरह का वजीर होता था, उसके बारे में हु इज शी लॉर्ड्स में कोई बात, तो माय फादर वाज प्रोवोक्ड, इस बंदे को तमीज नहीं, बदतमीज आदमी, बद अखलाक आदमी। मैं आशिक था भुट्टो साहब का, स्कूल गोइंग किड। ये क्या बात हुई, फलां की सास है, वो इंसान है भाई, सास सो बाद में बनी, शी इज अ पर्सन, तो हक है उसको। बाकी ये पूरा का पूरा माशरा है, टाइटैनिक है, डूब रहा है स्लो मोशन में, और क्या है। ठीक है शहजाद साहब, हसन साहब जब कह रहे हैं पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी, और इमरान खान साहब ने भी जब इंटरव्यू किया उसमें वही बात कही, मगर बात वही है कि कानूनी तौर पर इसकी कहीं इजाजत नहीं चले नेशनल इंटरेस्ट के लिए। तो जो मेरे नजदीक सबसे अहम मामला इन हालिया लीक्स के दरमियान सामने आया, वो अगर आपको भी गालबन याद हो तो साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का एक ऑडियो था जो कि 2 सूबाई वुज़रा को इस बात पर कायल कर रहे थे कि किस तरीके से IMF की डील को सबोटैज या खराब किया जा सकता है। एक अहम मामला था, वो भी इसी तमाम मामले की नजर हो गया। अगर किसी अहम मामले को लेकर क्या चीजें रिकॉर्ड हो रही होती तो फिर वो मंतकी अंजाम तक पहुंचनी चाहिए। कि शौकत तरीन का एहतसाब हुआ, कोई उस तरफ बढ़ा किया जाएगा, या वहां से लाके बस वजीर खजाना ही मुकर्रर करना मकसूद है इस मुल्क में? देखिए 2 जुर्म है इसके अंदर। एक जुर्म तो ये है कि किसकी इजाजत के साथ रिकॉर्ड किया जाता है, यानी पहली बात तो यह है कि जो जाती जो हकूक होते हैं, शख्सी हकूक होते हैं हमारे आइन के अंदर जो दर्ज हैं, क्या उसकी नफी होती है जब इस किस्म का काम किया जाता है? मेरा ख्याल है कि दुनिया भर में ये असूल है कि होती है, लेकिन इसके बावजूद इंटेलिजेंस एजेंसियां दुनिया भर की रिकॉर्ड भी करती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत एक्सेप्शनल यानी बहुत रेयर और उस तरीके से किया जाता है। और मुझे पता है कि अमेरिका के सदर अमेरिका के साथ सदर अमेरिका से इजाजत लेके ये काम किया जाता है, वरना सदर अमेरिका इसका उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है इस किस्म की वायलेशन का। तो ये तो एक वायलेशन है। जुर्म ये है कि उसको रिलीज कर दिया जाता है। ये रिलीज कौन करता है, वो बात तो 2 जुर्म ये साबित हो गए। तीसरी बात, इस तरह की रिलीज जो कि ये जिस टेप की हम बात कर रहे हैं, इसका फायदा किसको पहुंचता है? जो बयानिया घड़ा जा रहा है उस बयानिए के अंदर ये कैसे फीड इन करता है? जिस किस्म का जुडिशरी के खिलाफ एक तूफान खड़ा किया जा रहा है और किया गया है हमारे पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर और किया जा रहा है, उसके अंदर ये किस तरीके से फीड करता है? साफ वाज़ेह है कि उस जुडिशरी को मलाइन करने के लिए, मलून करने के लिए ये काम किया जा रहा है और कराया जा रहा है। तो तीसरी बात और चौथी फाइनल बात बताऊं आपको कि हमारे यहाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में यानी PMLN की जो गवर्नमेंट थी, उसके बाद PTI की गवर्नमेंट, इन दोनों ने IB को खास तौर पर बहुत खुले फंड्स दिए हैं और एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा स्पाइंग प्रोग्राम है जिसका नाम पेगासस है, दुनिया भर में उसकी पहचान है, वो इनके पास गालिबन अवेलेबल है, गालिबन कह रहा हूं, और वो खरीदा गया पिछले साल 1.5-2 के अंदर, जिसके अंदर के ला के फिर इनको इक्विप किया गया जिससे वो इस किस्म के काम कर सकते हैं। लेकिन क्या उसके ऊपर कोई कवानीन करते हैं? कौन इजाजत देता है? किस किस की बात सुननी है कि क्या ये मशगले के तौर पे काम हो रहा है और उसकी रिलीज की जा रही है? तो बहरहाल ये वो चीजें हैं जो कि हमारे निजाम के अंदर खराबी पैदा कर रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसको इस्तेमाल करने वाले बड़े मुजरिम हैं जो इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर वो गलती कर भी रहा है, उस गलती को ठपना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, उसको मना करना चाहिए। शहजाद साहब, मुझे छोटी सी बात बताइएगा। जाहिर बात है इन रिकॉर्डिंग्स का मकसद मीडिया को लीक करना नहीं है, मगर हम इनको मीडिया लीक्स ही देख रहे हैं कि मीडिया के कंजम्पशन के लिए सिर्फ फ्लोट किए जाते हैं। हसन साहब ने कहा आंखें बंद कर लें, कानों में उंगलियां डाल लें, क्या यही तरीका है इनको रोकने का? यानी जो लोग भी कर रहे हैं, इनको लीक करते हैं, उस रोकने का यही तरीका है हमारे पास अब? कि इंटेलिजेंस के बारे में इसमें मैंने लिखा भी बहुत और बोला काफी बात जब भी होती है, मैं ये कहता हूं कि उसके अंदर कवानीन, कवायद और ज़वाबित बड़े वाज़ेह होने चाहिए।
और उसके अंदर जो अथॉरिटी है, जहां पे इजाजत लेनी होती है किसी काम के लिए, वो भी बड़ी वाज़ेह और हमारे निज़ाम के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए कि अगर कोई इस किस्म का अमल होता है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी इजाजत किसने दी है। ये चीजें हमारे निज़ाम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, है नहीं है। इसलिए ये आवाजें कभी बिल्कुल इसलिए कभी कभार पार्लियामेंट से आवाज उठती है, बाहर से आवाज उठती है, सियासतदान उठाते हैं। हम जैसे लोग बैठ के जब इसके ऊपर डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हम भी आवाज उठाते हैं, पर हम ये कहते हैं कि इसको कवायद और ज़वाबित के नीचे लाना चाहिए। लेकिन ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। यानी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए जब आप ये काम करते हैं, लेकिन वो सासों और बेगमात के साथ नहीं होता, वो किसी और की अगर आपको करनी पड़े तो उसकी इजाजत लेके कीजिए, ताकि आप उसको सही तौर पे इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल दुरुस्त, वैलिड पॉइंट है। नेशनल इंटरेस्ट के लिए मामलात होते हैं, रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए, मगर उनको इस तरह पब्लिक कंजम्पशन के लिए लीक करना इंतहाई गैर अखलाकी और गैर कानूनी, और इसके ऊपर कानून साजी की भी जरूरत जरूर होनी चाहिए। लीक नहीं होनी चाहिए, कानून के नीचे ट्रायल होना चाहिए अगर कहीं कुछ ऐसा काम हो रहा है। अफसर साहब आपकी तरफ आऊंगी। मुबैना ऑडियो लीक्स, हम मेरे ख्याल है वज़ीर आज़म इमरान खान की, बुशरा बीबी, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, वुज़रा की, सभी की ऑडियोज आई हैं, जजेस के घरों तक मामला पहुंच गया। शहबाज शरीफ साहब तहकीकात का हुक्म क्यों नहीं देते? वो वज़ीर आज़म हैं, उनको वज़ीर दाखिला उल्टा ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब सुओ मोटो लें। भैया आप हुकूमत हैं, आप बैठे हैं, इस मामले को देखें, इंक्वायरी कराएं, कानून साजी की जरूरत है तो कानून साजी करवाएं। उन्हीं की सबसे पहले ऑडियो लीक हुई थी, अगर आपको याद हो तो, जब ये काम शुरू हुआ है शहबाज शरीफ साहब। यही तो खैर मैं उनको मशवरा देने वाला कौन होता हूँ, वो खुद समझदार हैं। लेकिन देखें, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये जुर्म है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने कभी आज तक किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात नहीं की। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाता हूँ, लेकिन मैंने ज़ाती ज़िंदगी ना किसी की छेड़ी है। पता हमें भी सब कुछ होता है, लेकिन बोलता नहीं हूँ, एक असूल है। और मेरा ख्याल है कि ज़ाती ज़िंदगी में किसी की दखल अंदाजी करनी भी नहीं चाहिए। इस ऑडियो में एक चीज़ जो मुझे कंसर्निंग लगी है, वो ये है कि एक पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी ओहदे की रिश्तेदार ताना दे रही हैं कि मार्शल लॉ लग जाएगा, लेकिन उन कमबख्तों को वो कमबख्त लगा भी नहीं रहे। अब ये जो बात है ना, ये मुझे बहुत तशवीशनाक इसलिए लग रही है कि कल असगर खान की मुझे बात याद आ गई। असगर खान ने ज़ियाउल हक को लिखा था कि मार्शल लॉ लगा दें, और फिर ज़ियाउल हक ने वो बात इस्तेमाल की मुसलसल। क्या हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा? क्या हम बहाने प्रोवाइड खुद करते हैं किसी भी जर्नैल को, उसे रास्ता दिखाते हैं पहाड़ी का कि आ जाओ और यहाँ पे कब्जा कर लो? ये, और फिर एक आइनी ओहदेदार जिसका काम ही आइन की हिफाजत है, वो कोई ग्रेड 22 का महकमा ज़रायत का ऑफिसर नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सास हैं जो ये बात कर रही हैं कि कमबख्त मार्शल लॉ नहीं लगा रहे, कुछ कर नहीं रहे। अब ये चीज़ बड़ी तशवीशनाक है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक बात होगी जिसमें मुझे लगा है कि ये मुझे उससे जो एक गैर कानूनी काम से मुझे हकीकत पता चली है, वो हकीकत मेरे लिए तशवीशनाक है। चाहे वो काम, मैं उसको कह रहा हूँ कि वो गैर कानूनी है, कॉल्स टैप करना और उनको इस तरह रिलीज़ करना, लेकिन हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा और सच बोलना पड़ेगा। मैं सच बोलूँगा, एक इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और इस्टेब्लिशमेंट ने किया, और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट में तमाम लोगों की कॉल्स टैप की जो उनके ख्याल में क्रिटिकल हो सकते हैं इमरान प्रोजेक्ट के। मैं उसका शिकार रहा हूँ। जनरल पाशा ने मेरी कॉल रिकॉर्डिंग की, जनरल जहीर DGI से था, उसने 2 ऑफिसर्स मेरे पास भेजे कि आपकी ये कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है, आप उससे बात करते हैं, आप उससे बात करते हैं, आप उससे बात करते हैं, आप अपने ख्यालात को बदलें, आप अपनी राय सियासी जो है या जो भी है आप इसको बदलें, और जो हम जिस तरह चाहते हैं आप उस तरह बात किया करें टीवी पे। मैं उस वक्त प्रोग्राम किया करता था आज टीवी में। मैंने उन्हें मना कर दिया, मैंने कहा आपने ये रिकॉर्डिंग सुनवानी है, जिसको जाके सुनवा दें, मैं जो बात सच समझता हूँ मैं उसको करूँगा। और मैंने की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस वक्त ये शायद फैशन नहीं चला था कॉल इस तरह रिलीज़ करने का। मेरे जितने जानने वाले थे, जितने दोस्त थे, जितने कोई जानने वाले थे, उन सबको उन्होंने उस कॉल्स की तफसीलात बताई कि मैं उसमें क्या बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से क्या बात हो रही, सबको बताया। जो इस्लामाबाद का सहाफ़ी या दोस्त मुझे आके मिलता था वो बताता था तुमने यार फलां से फलां पे ये कॉल पे बात कर रहे थे। तो ये तरीके जो है ना दबाव डालने के, ब्लैकमेल करने के, ये आज नहीं ये शुरू हुए। अब इमरान प्रोजेक्ट को ख़त्म किया जा रहा है तो शायद अब ये काम हो रहा है दूसरी तरफ, लेकिन सच जो है ना वो ये है। इसलिए इसका फायदा ना तब हुआ था ना शायद अब हो सके। मेरी दरख्वास्त ये है तमाम लोगों से, तमाम पावर सेंटर से, कैसे रोका जाए जो भी ऑडियो लीक्स कर रहे हैं।
मैं इससे बड़ी बात करना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं, क्या हम इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं या वही घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, पानी पीने पिलाने पे झगड़ा हमने डाले रखना है? क्या हम इस मुल्क को आगे ले जाएंगे जहां पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, यहां ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात होती है, ना बायोटेक्नोलॉजी पे बात होती है, ना इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बात होती है, हम यहां हर वक्त हर आईनी ओहदेदार, हर बड़े से बड़ा पोजीशन पे बैठने वाला ऑडियो लीक्स की बात करता है, वीडियो लीक्स की बात करता है। हम ना नौजवान नस्ल के बारे में सोच रहे हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या है, हम ना अपने मुल्क को आगे ले जाने की बात सोच रहे हैं, हम ना साइंस की तरक्की की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर्स बना रहे हैं और हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं। क्या यही बातें जमाने में पनपने की हैं? क्या हमने इस मुल्क को आगे नहीं लेके जाना? क्या हमें बेहतर इससे माहौल प्रोवाइड नहीं करना चाहिए? इस पे सोचें वो लोग ले जाना जो तमाम बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। हम बात करते हैं तो हम कहते हैं वजीर आजम जो हैं वो, उनके हाथ में तो ना ताकत है ना वो ऐसी कानून साजी कर सकती है। साहब वैसे जो भी वजीर आजम है उसकी जो मर्जी हो वो कानून साजी तो हो जाती है। साबिक वजीर आजम भी कहते थे सब ठीक है, ये भी बैठे इनकी ऑडियो लीक हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए बात ये है कि जो ऑडियो लीक हुई है वो मैंने भी सुनी है जी। और जी मैंने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यूरोप में नहीं रहता, पाकिस्तान में ही रह रहा हूँ। क्या वैसे आपका बीइंग जर्नलिस्ट क्या एनालिसिस है उसके? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए एक तो हमें सहाफ़ी, आप एक बहुत अच्छी होस्ट हैं, अजीम होस्ट है, मैं सलाम पेश करता हूँ, लेकिन आप एक खातून है, आप एक माँ हैं, एक बहन है, एक बेटी है, आपकी इज्जत जो है वो सबसे तकरीम है। ये कोई बात नहीं हुई कि मेरे या किसी जज की जो खवातीन हैं, खवातीन हैं वो तो पता नहीं क्या क्या आपस में बात है। वो तो रोज, मेरी बेगम रोज इफल टावर की सैर करके आती है मेरे साथ जाके प्लान करके। शुक्रिया, आप खवातीन को इज्जत दे रहे हैं, मगर बतौर पाकिस्तानी नेशनल हर शहरी की इज्जत एक बराबर है। मर्द बात करे या औरत, मैं कुछ और किसी तरफ जा रहा हूँ कि हम अगर अपने किसी जज के रिश्तेदार को सामने रख के और उसके किरदार पे उंगली उठाएं, तो 22 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट ने और इन्हीं जजों ने कासिम सूरी के फैसले को गैर आईनी करार दिया तो ये रिश्तेदार थी खातून उन्हीं की, तो तब तो इन्होंने कोई प्रेशराइज नहीं किया। और आला जजेस के दामाद मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं और उनकी बेटी की जो सास हैं वो मुस्लिम लीग नून की एमएनए है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो वो फैसला हुआ था वो उस एमएनए दामाद और उस क्या नाम है बेटी की बहू के सास के प्रेशर में हुआ था। तो हमें इससे बाहर आना चाहिए। ये मुआशरा ऑलरेडी तबाही का शिकार है, बदबूदार गटर का मुआशरा बन के रह गया है। इसके अंदर हम इस सतह पे चले गए हैं कि हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हाँ हमारे पास वीडियोज हैं सबकी, हमारे पास ये है। वो ने तो खुद एक इंटरव्यू जावेद चौधरी साहब को छपा था, उसमें उन्होंने कहा था ये लेवल है हमारे लीडरशिप का, ये लेवल है कि वो फख्र से कहते हैं कि जो आता है मैं उसकी रिकॉर्डिंग करता हूं। तो खुदारा आपको हम लीडर कहते हैं, मेरी जबान जल जाए मैं इतनी बड़ी बात कह देता हूं, आपने इस मुआशरे को जंगल से भी बदतरीन बना दिया। आपने सवाल उठाया कि आगे कैसे जाना है, पहले ये बताएं कि जो गैर कानूनी रिकॉर्डिंग्स लीक होती हैं जिनका मकसद ये लीक नहीं है, कैसे रोका जाए? कोई तरीका है? कान में उंगलियां दे ले। लतीफा ये है कि पिछले 1 साल से हम राना सनाउल्लाह साहब की बात सुन रहे हैं, इसकी फोरेंसिक कराई जाए। किसने करानी है फोरेंसिक? तो आप वजीर दाखिले हैं सर, आप ऑफर कर दें उनसे लेके आप जो है मुझे दे, मैं करवा देता हूँ अगर 24 घंटे में फोरेंसिक ना हो जाए। और ऑफर कर दिए वजीर राना सनाउल्लाह साहब समेत बाकी सबकी वो भी राना, शायद आपको ट्रस्ट करते हुए वो ऑडियो पहुंचा दें। नहीं, मैं वो बड़े राना है, उनकी मूछे ऊपर को है, मेरी है ही नहीं, तो उनकी बात में ज्यादा वजन होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप में विल है आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अभी करा लें फोरेंसिक। और दूसरी बात ये, फोरेंसिक छोड़े, असल बात ये कि इस मुआशरे के अंदर इज्जतों की हिफाजत करें। आपने किस तरफ ले गए मुआशरे को, किस तरफ आपने मुआशरे को धकेल दिया है कि आप खवातीन को अब मैदान में ले आए, किसी की माँ बहन बेटी भाई, आपको किसी की परवाह नहीं है।